मूल रूप से सबसे पहले इस क्रैश कोर्स में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे ओवरव्यू उसका देख लेते हैं। इस क्रैश कोर्स में यानी टारगेट बैच में, ये जो आपका टारगेट बैच है किसके लिए, 2024 के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। इसमें आपको केमिस्ट्री के लिए कितने मार्क्स के लिए पढ़ने हैं, 70 नंबर के लिए। 70 नंबर के लिए आपके पास फिजिकल केमिस्ट्री है, उसके अलावे आपके पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसके अलावे आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। पूरा एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं फिर स्टार्ट कर लेंगे चैप्टर। फिजिकल केमिस्ट्री में 5 चैप्टर पढ़ने हैं, इनऑर्गेनिक के अंदर 4 चैप्टर पढ़ने हैं और ऑर्गेनिक के अंदर 7 चैप्टर पढ़ने हैं। प्लस ऑर्गेनिक में एक चीज़ें आपको और एक्स्ट्रा भी पढ़ना होगा जिसका नाम क्या है, GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है। इस पूरे क्लास के लिए जो टाइम ड्यूरेशन हम रखेंगे वह तकरीबन 40 से 45 क्लास रखेंगे कि 45 क्लास में पूरा रिवीजन हो जाए फिजिकल केमिस्ट्री का, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और पढ़ने का पैटर्न क्या होगा, तो पढ़ने का पैटर्न बहुत ही सिंपल सा है। पैटर्न क्या रहेगा, सबसे पहले किसी भी चैप्टर को जब हम स्टार्ट करेंगे तो उस चैप्टर में देखेंगे कि उसका कौन कौन सा टॉपिक है, चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं, वो टॉपिक से डिस्कस करना, टॉपिक का नाम जान लेना है। पढ़ा नहीं जा सकता, आप इस टॉपिक को रेगुलर कोर्स में पढ़ चुके हैं। टॉपिक के अलावे हम लोग डिस्कस करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जैसे कंप्लीट हो जाएगा फिर हम आप लोग डिस्कस करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। और लॉन्ग आंसर टाइप और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जब आप कर लेंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बेसिकली इस प्रकार से दिया जाएगा आपको कि आपके चैप्टर का 60 से 70% थ्योरी कवर हो जाए। 100% पॉसिबल नहीं है लेकिन 60 से 70% थ्योरी कवर हो जाए जो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए आवश्यक है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बनाने के बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे बनेगा। अगर मान लीजिए कि किसी चैप्टर में मैंने 10 क्वेश्चन लिख दिया तो 10 में से आपसे 6 से 7 क्वेश्चन ईजिली थ्रोली बनेंगे, आप बहुत अच्छा से लिख सकते हैं। और बचे 3 क्वेश्चन, वो 3 क्वेश्चन थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट पर होगा तो उसको हम लोगों को लिखना पड़ेगा। हालांकि आंसर सबका लिखना है, सबका जानना है, ठीक है। और इन दोनों को ख़त्म करने के बाद लास्ट में हम आप लोग डिस्कस करेंगे MCQ, मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के जरिए ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरू में ऑब्जेक्टिव ना पढ़ के लास्ट में क्यों पढ़ा जा रहा है, लास्ट में ऑब्जेक्टिव इसलिए पढ़ा जा रहा है कि थ्योरी आपका कवर हो चुका है। अब आप 90% तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खुद से टिक कर पाएंगे, इसलिए इसको हम आप लोग लास्ट में पढ़ रहे हैं, शुरू में नहीं पढ़ रहे हैं। तो इसी कड़ी में हम आप लोग सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं कि शुरुआत में भी मेन सिलेबस जो आपने अकॉर्डिंग टू NCERT पढ़ा उसमें सबसे पहले आपने क्या पढ़ा था, फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल के बाद आपने क्या पढ़ा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक के बाद ये इनऑर्गेनिक के बाद आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा। तो जो रिदम है, जो सबसे पहले आपने पढ़ा उसका रिवीजन भी सबसे पहले हो जाए, क्योंकि ऑर्गेनिक तो अभी ताज़ा है ना। ऑर्गेनिक से जस्ट पहले इनऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक से बहुत पहले आपने फिजिकल पढ़ा। आपको याद है आप पूरे 9-10 महीना पहले फिजिकल स्टार्ट किए थे, तो 9-10 महीना फिजिकल का हो चुका है। अब एक बार रिवाइज हो जाए, पता भी चलेगा कि आपको कितना याद है, कितना कुछ भूल चुके हैं और कितना आवश्यकता है तैयारी की। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, कूल होकर आराम से आपको लिखना भी है और पढ़ना भी है। सीखिए, मूल रूप ये होगा यहाँ पर कि आप सीख पाइए चीज़ें और आसानी से सीख लीजिएगा तो फिर आंसर लिखने में दिक्कत नहीं होगा। और इन सब बातों के बाद जो सबसे मुख्य हिस्सा होगा क्रैश कोर्स के अंदर वो ये होगा कि आप अपने कॉपी पर आंसर कितना बेहतर लिख पाते। अगर आप अपने कॉपी पर आंसर बेहतर लिखते हैं तो मार्क्स अच्छे आएंगे, अगर आंसर बेहतर नहीं लिखते हैं तो मार्क्स कटेंगे। हैंड राइटिंग मतलब नहीं रखेगा, जो लिखने का व्यवस्था है वो मतलब रखेगा। राइटिंग स्किल आपका मतलब रखेगा। देखिए राइटिंग स्किल अलग बात है, हैंड राइटिंग अलग बात है। तो हैंड राइटिंग का मतलब होता है कि गोल गोल लिखना, सबका गोल गोल नहीं हो सकता। जैसे मेरा देखो कितना टेढ़ा गोल होता है, ठीक है, तो किसी किसी का बहुत गोल होता है, मोती की तरह गोल होता है, तो अच्छी बात है। जिनका गोल नहीं होता है, जो टेढ़ा लिखते हैं, वो भी व्यवस्थित लिख सकते हैं। व्यवस्थित इन द सेंस 2 वर्ड के बीच एक निश्चित गैप रखना है, पैराग्राफ छोड़ना है, ये सब चीज़ें बहुत अच्छा से आपको करना होगा। और ये सब चीज़ें आप छोड़कर आंसर लिख सकते हैं तो आपका आंसर बहुत अच्छा होगा। आप 2 तरह के कलम का उपयोग करिए, ब्लू ब्लैक।
आपके आंसर को थोड़ा आकर्षक बनाएगा। आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं, जो चीज़ें आपको बहुत अच्छा दिखेगा लगेगा वो अंडरलाइन कर दीजिए, जिसको आप दिखाना चाहते हैं कॉपी चेक करने वाले को। आप कोई पॉइंट ऐसा आएगा जिसको आप अंडरलाइन के अलावा वो इन्वर्टेड कोमा के अंदर भी डाल सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का प्रयोग आप बखूबी कर सकते हैं। इसी कड़ी में आज क्लास 12th के लिए सबसे पहला चैप्टर ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट स्टार्ट करेंगे। और सॉलिड स्टेट में कौन कौन सा टॉपिक आपने पढ़ा, ये सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सॉलिड स्टेट में होता क्या क्या है। सॉलिड स्टेट के अंदर सबसे पहला टॉपिक जो है वो क्या है, ठोस एवं वर्गीकरण ना, ये सबसे पहला टॉपिक है। बहुत अच्छा से इस टॉपिक को आप पढ़ चुके हैं। ठोस को जनरली आपने दो पार्ट में बांटा था, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। फिर से क्रिस्टलीय ठोस को आपने चार पार्ट में बांट दिया, आयनिक क्रिस्टलीय ठोस, सहसंयोजी क्रिस्टलीय ठोस, आणविक क्रिस्टलीय ठोस और धात्विक क्रिस्टलीय ठोस। फिर आणविक क्रिस्टलीय ठोस को बांटा। तो यहाँ पर उतना वक्त नहीं है कि इन सब को जाकर डिस्कस करना है, बस ये जानना है कि आपने इसे पढ़ रखा। एक बार बस रिवाइज हो जाए, माइंड में वो चीज़ें आ जाए, आपको पढ़ा हुआ आप लिख सकते हो आंसर। दूसरा टॉपिक इसी में हम आप लोगों ने डिस्कस किया था इकाई सेल एवं, या इसी का दूसरा नाम भी होता है या एकक, हाँ क्या बोल रहे सर इसको, एकक घनीय कोष्ठिका। इकाई सेल का दूसरा नाम हो गया एकक घनीय कोष्ठिका। तीसरा जो इसमें बहुत आवश्यक होगा, बार बार इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव बनेगा इस पर, जालक बिंदु। ठीक है, जालक बिंदु के अलावे इसमें और क्या हम डिस्कस कर सकते हैं, परमाणु संख्या, किस प्रकार के इकाई सेल का परमाणु संख्या कितना है, ये बहुत अच्छा से आना चाहिए। इसके अलावे हमें क्या आना चाहिए, समन्वय संख्या का नॉलेज होना चाहिए। समन्वय संख्या इसी में हम आप लोग डिस्कस करेंगे। समन्वय संख्या के अलावे संकुलन दक्षता, इसके भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। संकुलन दक्षता आ गया तो रिक्तिका आएगा ही आएगा, रिक्तिका के प्रकार भी आएंगे, ये सब चीज़ें आएंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे। इसके अलावे यहीं पर हम आप लोगों ने एक थ्योरी पढ़ा था, एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। याद है इस थ्योरी को क्या कहते थे, इस थ्योरी को हम लोग कहते थे ब्रेग्स इक्वेशन। लेकिन ब्रेग्स इक्वेशन बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए आवश्यक नहीं है, बस इसमें हम स्टार कर देते हैं। ये केवल जानना था एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा कौन सा समीकरण है, ब्रेग्स समीकरण है। इसके अलावे इसमें और क्या पढ़े थे जो चीज़ें बहुत आवश्यक हो, जैसे इसके अलावे हम लोगों ने पढ़ा था आर एवं ए में संबंध, त्रिज्या और भुजा की लंबाई में संबंध, ये बहुत अच्छा था, मैथमेटिकल टर्म था। इसके अलावे इसी में पढ़ा था हम लोगों ने घनत्व, D बराबर Z गुना A बटा AQ गुना क्या NA का मतलब होता था एवोगाड्रो नंबर, और फिक्स है, बहुत अच्छा वैल्यू है। कई बार डायरेक्टली इससे बोर्ड में क्वेश्चन आए हैं कि एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है, 6.022, 6.023 भी लिखा हुआ मिल सकता है, गुना 10 पर पावर 23, प्लस 23 या माइनस 23, प्लस 23, ये बहुत अच्छा से आपको पता होना चाहिए। इसके अलावे हम लोग लास्ट में डिस्कस किए थे क्रिस्टलीय दोष। देखिए जब भी बोर्ड ने दोष का क्वेश्चन पूछा है तो हिंदी में दोष नहीं लिखा है, क्या लिखा है, त्रुटि लिखा। हाँ, जो क्वेश्चन बैंक पढ़ते हैं उन्हें पता है कि दोष के जगह पर क्या लिखा गया, त्रुटि शब्द का प्रयोग किया गया है, त्रुटि लिखा गया। इसके अलावे चुंबकीय गुण के आधार पर वर्गीकरण, यानी चुंबकीय वर्गीकरण आपने देखा। चुंबकीय गुण के आधार पर क्रिस्टल को कितने वर्गों में बांटा गया था, अच्छा फिर चुंबकीय गुण के आधार पर तो वर्गीकरण किया ही गया, उसके अलावा एक और वर्गीकरण हुआ था, याद है किसी को, विद्युतीय वर्गीकरण, अर्धचालक, सुचालक, कुचालक, जिसमें से मेन क्या था, अर्धचालक था, एन टाइप अर्धचालक। और याद आ रहा है ना, पीछे वाली बातें सब कुछ याद आएगा, बस आराम से इसको देखते रहिए। यानी इसको हम कहेंगे विद्युतीय, अरे भाई चल, हाँ, विद्युतीय वर्गीकरण। विद्युतीय वर्गीकरण में क्रिस्टल को 3 वर्गों में बांटा गया था। तो ये सब मेन टॉपिक हैं जिसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स आते रहेंगे। तो हम लोग शुरुआत करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप से, और लॉन्ग आंसर टाइप से शुरुआत करने के बाद ये देखेंगे कि थ्योरी हमारा मैक्सिमम कवर हो पाए। इसी कड़ी में सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं आज। तो आप सबसे पहले चैप्टर का नाम लिखो और लिखो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का सबसे पहला क्वेश्चन।
सबसे पहला क्वेश्चन आप लिख डालो। सबसे पहला क्वेश्चन है क्या? लिखिए, क्रिस्टलीय ठोस, स्पीड थोड़ा रखना होगा आपको। क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं? इसे वर्गीकृत कर परिभाषित करें। क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं? इसे वर्गीकृत कर परिभाषित करें। तैयार हैं लिखने के लिए? ठीक है, क्वेश्चन देखिए दो हिस्सा में है। एक हिस्सा क्या है? क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं। दूसरा हिस्सा क्या है? इसे वर्गीकृत कर परिभाषित करें। देखिए, आंसर लिखते समय कॉपी का भरपूर उपयोग करना है। इतना पेज है बोर्ड के एग्जामिनेशन में कि आप उसे कभी केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में भर तो नहीं सकते। भर सकते हैं क्या? नहीं सकते। 28 पेज, 35 नंबर लिखना है फिजिक्स में ना। मैथ में भर जाए, वो कैलकुलेशन की बात है। हम मैथ का नाम नहीं लिए भाई, जरा मैथ से बच के रहिए। अब कोई 2 बार मैथ का क्वेश्चन काट दे तो दूसरा कॉपी लेना पड़ जाएगा उसको, लेकिन मिलेगा भी तो नहीं, फिक्स है वो। ठीक है, तो मूल रूप से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट में, हिंदी, इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में आप पेज नहीं भर सकते। तो पेज का भरपूर उपयोग करिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि शब्द के ऊपर शब्द ठठिया चढ़ाते जाइए, वो ठठिया कर चढ़ाना नहीं है। आराम से गैप रखना, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में सभी शब्द को मिले, ऐसा करना है आपको। तो सबसे पहले इसमें हम किसे डिफाइन करने वाले हैं? क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं। पता है क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं? पढ़ा है आपने। कैसा ठोस? वैसा ठोस जिसके अवयवी कणों का व्यवस्था नियमित और कैसा हो? त्रिविमीय हो। नियमित एवं त्रिविमीय हो, उसे क्या कहते हैं? लिखिए सर, हम भी लिखते हैं, आप भी लिखिए। हम भी लिखते हैं, आप भी लिखिए। वैसा ठोस जिसके अवयवी कणों का व्यवस्था नियमित एवं त्रिविमीय हो, उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। देखिए, जब आप साइंस के अंदर हैं तो डेफिनीशन ही सब कुछ नहीं है। इस बात को आप भी बाखूबी समझ रहे हैं। डेफिनीशन से भी शानदार चीज़ें क्या है? एग्जाम्पल है। अब मैंने कहा कि आपके पास पेज पर्याप्त है, उसका भरपूर उपयोग करिए। एग्जाम्पल कभी भी आप एक ही लाइन में मत लिखिए। 3 ही एग्जाम्पल लिखना है, ऊपर नीचे करके लिखिए, स्लॉटिंग वाइज करके, एक ही लाइन में नहीं लिख देना। जैसे हम एग्जाम्पल यहाँ लिखना चाह रहे हैं, लोहा। अच्छा, हमारा आंसर दुनिया के आंसर से थोड़ा बेहतर दिखे तो आपको पता है कि क्रिस्टलीय ठोस वो सब ठोस होता है जिसका एक निश्चित सूत्र होता हो। निश्चित क्या होता हो? सूत्र होता हो। तो इसका सूत्र भी बगल में आप लिखते चलो। लोहा क्या हो गया? Fe हो गया। साधारण नमक, जिसको नमक भी हम आप लोग कहते हैं, NaCl, ये भी क्या हो गया? क्रिस्टलीय सूत्र हो गया। ये क्रिस्टलीय ठोस हो गया। इसके अलावे आपके पास क्या है? जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, ZnCl2, ये भी कैसा हो जाएगा? क्रिस्टलीय ठोस हो जाएगा। बर्फ, देखिए बर्फ का सूत्र क्या होता है? H2O। बर्फ को जब आप फ्रीज कर दीजिएगा, जमा दीजिएगा, तब इसका संरचना क्रिस्टल के जैसा हो जाता है, इसलिए इसे क्रिस्टलीय ठोस कहेंगे। वो सब चीज़ें जिसके सूत्र हैं, चाहे सॉलिड स्टेट में हो या लिक्विड स्टेट में हो या गैस स्टेट में हो, तो लिक्विड स्टेट और गैस स्टेट वाले को अगर फ्रीज करके हम सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट कर दें तो वह क्रिस्टलीय ठोस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल होगा। ETC और भी बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स पड़े हैं, तो यहाँ तक तो आपने कर देना है। अब इसी क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा है, इसे वर्गीकृत कर परिभाषित करें। क्रिस्टलीय ठोस को ना बांटना है, वर्गीकृत करना। तो क्रिस्टलीय ठोस को हम कितने प्रकार से बांट सकते हैं? 4 भाग में बांट सकते हैं। यानी क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार के होते हैं। आयनिक क्रिस्टलीय ठोस, सहसंयोजी क्रिस्टलीय ठोस, आणविक क्रिस्टलीय ठोस और धात्विक क्रिस्टलीय ठोस। इसके अलावा और कुछ होते हैं क्या?
नहीं होते हैं सर। तो इसके जस्ट नीचे स्टार लगाओ और लिखो क्रिस्टलीय ठोस। एक एक बिंदु हम लिखने वाले हैं यहाँ पर। क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार का होता है। भाई सबको पता है क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार का होता है। क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार का होता है। अब ये थोड़ा अलग दिखे आपका आंसर, तो इसके लिए ना इसको डायग्रामिक फॉर्म में ले जाओ। मतलब इसका एक डायग्राम बनाओ कि 4 एक बीच में कर दो क्रिस्टलीय ठोस और 4 तरफ बांट के दिखा दीजिए कि इसके 4 फॉर्म कौन कौन से हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं? क्रिस्टलीय ठोस। अब ये क्रिस्टलीय ठोस को हम 4 भागों में डिवाइड करने जा रहे हैं सर। बहुत बड़ा काम नहीं है, हिमालय तोड़ दें? नहीं, हिमालय तोड़ने जितना बड़ा काम नहीं, बहुत आसान है। इसमें एक लिख दीजिए आयनिक क्रिस्टलीय ठोस। दूसरा क्या है सर? सहसंयोजी क्रिस्टलीय ठोस। तीसरा क्या है सर? आणविक क्रिस्टलीय ठोस। और चौथा है आपके पास क्या है? तो धात्विक क्रिस्टलीय ठोस। तो सिंपली इसे 4 वर्गों में क्लासीफाई कर दिया। आणविक क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं यह 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है आपके पास ध्रुवीय MCS मतलब मॉलिक्यूलर क्रिस्टल सॉलिड अर्थात आणविक क्रिस्टलीय ठोस। दूसरा होता है अध्रुवीय MCS मॉलिक्यूलर क्रिस्टल सॉलिड। और तीसरा होता है हाइड्रोजन बंध युक्त MCS मॉलिक्यूलर क्रिस्टल सॉलिड। तो मूल रूप से हमें डिफाइन जो करना है वो आयनिक को डिफाइन करना है, सहसंयोजी को करना है, आणविक को करना है और किसको करना है? धात्विक को करना है। लेकिन आप ऐसे ज़रूर लिख दीजिए ताकि आपका आंसर जो है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा। और आप अपने आंसर को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप ना इसे कवर भी कर सकते हैं। मतलब इसको बॉक्स के अंदर डाल दीजिए। देखिए बॉक्स के अंदर डालने पर थोड़ा अच्छा दिखेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं हम आप लोग कहाँ से? आयनिक क्रिस्टलीय ठोस से। आयनिक क्रिस्टलीय ठोस। भाई क्या होता है आयनिक क्रिस्टलीय ठोस? तो अभी के अभी देख लेते हैं आयनिक क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। अच्छा, लिखने में अगर छूट जाइए तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ये चीज़ें आपको PDF में मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि लिखने में छूट गए तो फिर क्या करें नहीं करें, कुछ नहीं करना है। आयनिक क्रिस्टलीय ठोस, देखिए बहुत सिंपल सी बात है। जिसका अवयवी कण आयन हो आयनिक, जिसका अवयवी कण परमाणु हो सहसंयोजी, जिसका अवयवी कण अणु हो आयनिक क्रिस्टलीय ठोस, जिसका अवयवी कण धनात्मक धात्विक आयन और ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन हो उसे धात्विक क्रिस्टलीय ठोस कहेंगे। तो इसी कड़ी में बिल्कुल इसी बेस पर डिफाइन करने वाले हैं कि लगने वाला अंतराण्विक आकर्षण बल और बंधन की प्रकृति और साथ ही साथ अवयवी कण, इन 2-3 चीज़ों को सम्मिलित कर देंगे तो सबका डेफिनेशन करेक्ट हो जाएगा। लिख लीजिए आयनिक क्रिस्टलीय ठोस में वैसा क्रिस्टलीय ठोस जिसका अवयवी कण, वैसा क्रिस्टलीय ठोस जिसका अवयवी कण। अब देखिए यहाँ पर अवयवी कण की जगह पर कण का नाम भी तो लिख सकते हैं ना। अवयवी कण मतलब क्या? ब्रैकेट में लिख देंगे आयन। वैसा क्रिस्टलीय ठोस जिसका अवयवी कण परस्पर
आयनिक बंधन, परस्पर आयनिक बंधन। अच्छा, आयनिक बंधन की जगह पर और क्या लिख सकते हैं, या स्थिर वैद्युत, स्थिर वैद्युत अंतर आणविक आकर्षण बल द्वारा जुड़ा हो उसे आयनिक क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। आयनिक क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। डेफिनेशन तो आपके सामने आ ही गया कि वैसा क्रिस्टलीय ठोस जिसका अवयवीकरण परस्पर आयनिक बंधन, देखिए इसमें बंधन जो है आयनिक है या स्थिर वैद्युत अंतराण्विक आकर्षण बल है के द्वारा जुड़ा होता है, उसे आयनिक क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। मेन है इसको पहचानना कि आयनिक क्रिस्टलीय ठोस कौन होगा। आयनिक क्रिस्टलीय ठोस ऑलवेज कोई ना कोई यौगिक होगा। क्या होगा? यौगिक होगा, पहली बात। दूसरी बात कि आयनिक क्रिस्टलीय ठोस है तो 99.9% चांस है कि वह अकार्बनिक यौगिक होगा। कैसा यौगिक होगा? और उस अकार्बनिक यौगिक में 99.9% चांस है कि पहला तत्व धातु होगा। हमेशा नहीं, लेकिन 99.9% टाइम पहला तत्व जिस यौगिक में आपको धातु दिख जाए वह यौगिक निश्चित रूप से कौन सा ठोस होगा? आयनिक क्रिस्टलीय ठोस होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बोल लूँ NaCl, क्या आयनिक क्रिस्टलीय ठोस है? देखिए पहला तत्व क्या है? धातु है। दूसरा एग्जाम्पल मैं लूँ K2SO4, क्या ये आयनिक क्रिस्टलीय ठोस है? बिल्कुल है। पहला तत्व क्या है? धातु है। जैसे तीसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं ZnO, क्या ये आयनिक क्रिस्टलीय ठोस है? बिल्कुल है, क्योंकि इसका पहला तत्व क्या है? धातु। क्या केवल धातु वाले ही आयनिक क्रिस्टलीय ठोस होंगे और कोई नहीं होगा? नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं है। कुछ एक बेहतर एग्जाम्पल्स और देखिए। जैसे आपको जब कभी भी अमोनियम मिल जाए, पहला समूह क्या मिल जाए? अमोनियम मिल जाए, NH4 मिल जाए, इस H के साथ कहीं X आ गया, X मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोक्साइड कुछ भी डाल दीजिए, इस पर प्लस चार्ज है और इस पर देखिए कौन सा चार्ज है? जैसे अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम फ्लोराइड, अमोनियम ब्रोमाइड, अमोनियम आयोडाइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे के सारे आयनिक क्रिस्टलीय ठोस होंगे, वरन यहाँ पहला तत्व धातु नहीं है के बावजूद। क्यों? क्योंकि यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि अमोनियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अमोनियम में नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेकर अपना ऑक्टेट फुलफिल कर रहा है, तो ये आयनिक क्रिस्टलीय ठोस होगा। क्या इसके अलावा और कोई हो सकता है? PH4 प्लस और X पर माइनस, ये भी आयनिक क्रिस्टलीय ठोस होगा। ठीक है, तो इस बात का पूरा पूरा ख्याल रखना। तो मूल रूप से इतना डीप में आपका क्वेश्चंस नहीं जाएगा। हाँ, NCERT में इस पर एक क्वेश्चंस डाला गया है कि आयनिक क्रिस्टलीय ठोस है या नहीं है। अक्सर बच्चे इसको आणविक में रख लेते हैं। क्यों आणविक में रख लेते हैं? क्योंकि समझ में आता है कि पहला तत्व धातु नहीं है। ये कॉन्सेप्ट पूरे दुनिया को पता है, ये कॉन्सेप्ट कुछ लोगों को पता है। जिसको पता है आप वहाँ हैं, नोट कर लीजिए। ठीक है, आयनिक क्लियर। आयनिक अगर क्लियर है तो आयनिक के बाद हमें कहाँ पर चलना चाहिए? आयनिक में एक दो बातें, एक ही ऑब्जेक्टिव से आप पहचान लो कि कौन आयनिक है। दूसरा कि आयनिक में देखिए कौन से बंधन क्रियाशील होते हैं? आयनिक बंधन या स्थिर वैद्युत अंतराण्विक आकर्षण बल। यही स्थिर वैद्युत अंतराण्विक आकर्षण बल के वजह से यह ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है और द्रव अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है। क्वेश्चन आया था ना, आयनिक क्रिस्टलीय ठोस, ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक, जबकि गलित द्रव को क्या कहते हैं? गलित अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है। क्यों? तो रीजन ये है आपके पास। आइए अब दूसरा है सहसंयोजी क्रिस्टलीय ठोस। तो लिखिए नंबर 2, सहसंयोजी क्रिस्टलीय ठोस। इसको और क्या क्या कह सकते हैं सर? जालक ठोस कह सकते हैं। और बताइए तो? हाँ, नटवर लाल नहीं, नेटवर्क ठोस। ठीक है, नेटवर्क ठोस। वैसे नटवर लाल भी आदमी बहुत अच्छा था। आप भी चाहते हो लोग आपको अच्छा कहे? एक बार मर के देखिए, मृत्यु पश्चात लोग सभी का तारीफ करते हैं ना। ठीक है, हाँ आदमी अच्छा था, ऐसा तो बोलते ही।
ठीक है, सहसंयोजी क्रिस्टलीय ठोस में आ जाइए। ये क्या है तो लिखिए वैसा क्रिस्टलीय ठोस जिसका अवयवी कण, भाई इसका अवयवी कण क्या होगा, परमाणु, परस्पर किस बंधन द्वारा, तो नाम में ही पता है, परस्पर सहसंयोजी बंधन द्वारा, सहसंयोजी बंधन द्वारा। हाँ, लेकिन यहाँ एक चीज़ ऐड करना है, वो है दिशात्मक रूप से, मतलब एक ही दिशा में सब अलाइन हो, ताकि वह बहुत ज़्यादा संगठित हो जाए, सभी पार्टिकल्स एक ही दिशा में चलता। जब सभी पार्टिकल्स एक ही दिशा में चलेगा तो संगठित हो जाएगा और कठोर हो जाएगा। इसी वजह से ये बहुत हार्ड होता है, बहुत कठोर होता है। सबसे ज़्यादा कठोर क्रिस्टलीय ठोस कौन सा, सहसंयोजी। तो ऐसा क्रिस्टलीय ठोस जिसका अवयवी कण परस्पर सहसंयोजी बंधन द्वारा दिशात्मक रूप से जुड़ा हो, उसे सहसंयोजी क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। एग्जाम्पल्स डालने होंगे सर, एग्जाम्पल्स मन भर डालिए। जैसे हीरा Cl, इसका व्यवस्था होता है चतुष्फलकीय। कैसा व्यवस्था होता है, चतुष्फलकीय। ग्रेफाइट, अच्छा ग्रेफाइट भी क्या, Cn, लेकिन इसका व्यवस्था कैसा होता है, षष्ठकोणीय। इसमें हम लिख देते हैं क्या, चतुष्फलकीय। कार्बन जो होता है वो sp3 हाइब्रिड होता है, इसमें होता है षष्ठकोणीय। इसमें कार्बन जो होता है वह कैसा होता है, sp2 हाइब्रिड होता है। इस बात का ध्यान रखना है। इसके अलावे एग्जाम्पल्स और आ सकते हैं क्या, हाँ भाई बिल्कुल आ सकते हैं। जैसे हम ले लेते हैं सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड SiC, इसका शानदार एग्जाम्पल होगा। EtC, ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए। सहसंयोजी के बाद तीसरा है आपके पास, तीसरा क्या है, तो तीसरा है आणविक क्रिस्टलीय ठोस। ये तीसरा क्रिस्टलीय ठोस है। इसमें पूरे दुनिया को पता है कि भाई इसके अंदर वो क्रिस्टलीय ठोस है जो एक्चुअल में ठोस है ही नहीं। वो नॉर्मल टेम्परेचर पर या तो लिक्विड स्टेट में है या फिर नॉर्मल टेम्परेचर पर गैस स्टेट में। उसको ना फ्रीज किया गया, ठंडा किया गया, कूल करके उसको किस में कन्वर्ट कर दिया गया, सॉलिड में। जैसे आयोडीन, देखिए आयोडीन को नॉर्मल टेम्परेचर पर लाइए, उड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि आयोडीन ऊर्ध्वपातित पदार्थ है। कैसा पदार्थ है, बर्फ। देखिए बर्फ को नॉर्मल टेम्परेचर पर लाइए, पिघल जाएगा, जल बन जाएगा, H2O। जैसे शुष्क बर्फ आप किसको कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। शुष्क बर्फ, सूखा हुआ बर्फ, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को आप नॉर्मल टेम्परेचर पर लाइए, गैस बन जाएगा। वो सारे एग्जाम्पल हैं किसके, आणविक क्रिस्टलीय ठोस के। तो वैसे सारे पदार्थ जो नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर सॉलिड स्टेट में नहीं पाए जाते हैं, या तो लिक्विड स्टेट में या फिर गैस स्टेट में पाए जाते हैं, उसे फ्रीज करके सॉलिड अगर बनाया गया तो वो सारे के सारे ठोस क्या कहलाएंगे, मतलब इसके अवयवी कणों के बीच कमजोर अंतराण्विक आकर्षण बल क्रियाशील होता है। कैसा अंतराण्विक आकर्षण बल, कमजोर, मजबूत नहीं, कमजोर, तुरंत टूट जाएगा। लिखिए वैसा क्रिस्टलीय ठोस जिसका अवयवी कण, इसका अवयवी कण होगा क्या, तो अणु परस्पर कमजोर अंतराण्विक, परस्पर कमजोर अंतराण्विक आकर्षण बल द्वारा जुड़ा हो, उसे आणविक क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। आणविक क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे आयोडीन, आयोडीन का सूत्र I2। बर्फ,
बर्फ का सूत्र H2O। शुष्क बर्फ का सूत्र CO2। अक्रिय गैस, जितने भी अक्रिय गैस हैं वो सारे के सारे आणविक क्रिस्टलीय ठोस हो गए। तो ये तो हो गया आपके पास आणविक क्रिस्टलीय ठोस। अब इस आणविक क्रिस्टलीय ठोस के ना प्रकार होते हैं, वो शुरू में आप देख रखे हैं कि आणविक क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। यहाँ केवल लिख देना है, एक्सप्लेन नहीं करना है। हालांकि आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि आप ऑलरेडी शुरू में दर्शा चुके हैं। मर्क्यूरिक Hg नहीं सर, Hg ऑलरेडी मेटल है। Hg क्या है? धातु है। हाँ, अब देखिए नॉर्मल टेम्परेचर इन द सेंस जब ये आप ज़्यादा जैसे 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा दीजिएगा तो ऑलरेडी जम जाएगा ये, ठीक है। तो इस बात का थोड़ा बहुत ख्याल रखना है। नहीं, ये अगला पेज आ गया, हम लोगों को इसी पर अभी काम करना है। सो लिखिए तो आणविक क्रिस्टलीय ठोस, आणविक क्रिस्टलीय ठोस 3 प्रकार का होता है। क्या हुआ? नहीं कुछ हुआ? आणविक क्रिस्टलीय ठोस 3 प्रकार का होता है। अब फिर से आप आ जाइए नंबर 4। चौथा क्या है आपके पास? धात्विक क्रिस्टलीय ठोस। धात्विक क्रिस्टलीय ठोस। अच्छा, धात्विक क्रिस्टलीय ठोस का अपव्यवीकरण क्या होगा? धनात्मक धात्विक आयन और ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन। एक्स किरण के बाद ये पता चला था। शुरू के दिनों में ये माना जाता था कि धातु जो होते ना केवल धातु के परमाणु से मिलकर बने, लेकिन जब एक्स किरण खोजा गया और एक घटना आया, प्रकाश विद्युतीय प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मतलब ये जैसे मान लीजिए ये धातु है और इस धातु के ऊपर किसी ने एक्सरे डाला, तो एक्सरे डालने के बाद पाया कि यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल रहे। इसका मतलब इससे स्पष्ट क्या हुआ कि ये धातु जो बना है केवल धातु के परमाणु से नहीं बना है, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी हैं जो निकलने वाले हैं, रिमूवल इलेक्ट्रॉन। तो वो ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन और धनात्मक धात्विक आयन से मिलकर इस धातु का निर्माण हुआ है, जिसे धात्विक क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। ये कब पता चला? एक्स किरण के खोज के बाद। एक्स किरण के खोज से पहले क्या माना जाता था कि धातु केवल धातु के परमाणु से मिलकर बने हैं, लेकिन ऐसा बात नहीं है। लिखिए, वैसा क्रिस्टलीय ठोस जिसका अवयवी कण, ब्रैकेट में लिख दीजिए, धनात्मक धात्विक आयन एवं इलेक्ट्रॉन, ब्रैकेट बंद, वैसा क्रिस्टलीय ठोस जिसका अवयवी कण परस्पर धात्विक बंधन द्वारा जुड़ा हो, उसे धात्विक क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। इसके एग्जाम्पल में आप जितने धातु हैं उसको डाल सकते हैं, उसके अलावे आप सभी के सभी मिश्र धातु को भी इसमें डाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए लोहा Fe, सोना Au, चांदी Ag, पीतल। देखो पीतल मिश्र धातु का है। किसका मिश्र धातु है? जिंक प्लस तांबा, कॉपर ना, जस्ता और कॉपर को मिलाकर आपका पीतल बन गया, ये मिश्र धातु है ETC। तो एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ ना।
ऐसे ही हम लोग दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, तीसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, 2-3 क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप का होगा, उसके बाद शॉर्ट आंसर होगा, फिर ऑब्जेक्टिव होगा। अभी अब देखते हैं, समय देखें ज़रा, हो गया, ठीक है। आज बस एक ही क्वेश्चन हो पाया है। कल से हम लोग प्रयास करेंगे कि कम से कम कितना क्वेश्चन हो, 2 क्वेश्चन हो, और 2 क्वेश्चन के साथ एवरी क्लास, मतलब लॉन्ग आंसर टाइप में वैसे भी किसी भी चैप्टर में, सॉलिड स्टेट एक बड़ा चैप्टर है इसलिए 3 क्वेश्चन लेना पड़ रहा है, सॉल्यूशन में फिर 3 क्वेश्चन लेना पड़ेगा। जैसे छोटा छोटा चैप्टर आने लगेगा, एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बहुत हो गया और आसानी से समाप्त भी हो जाएगा। तो दोबारा मौका भी रहेगा इसको देखने का, यूट्यूब पर आप देख भी सकते हैं फिर से इसी लेक्चर को। ठीक है, आज का क्लास यहीं समाप्त होती है।